प्रणाम दोस्तों। आज हम सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल की तरफ से एक ऐसी बीमारी का सटीक इलाज लेके आए हैं जो बीमारी इस समय दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में है, और वो है कैंसर। और यहाँ पे हम जिस इलाज की चर्चा करेंगे वो सभी प्रकार के कैंसरों के इलाज की चर्चा है कि वो किस प्रकार से हो सकता है। पहले मैंने पिछले वीडियो में जो अपना कैंसर का वीडियो था उसमें मैंने आपको कैंसर के कॉजेज और सब चीजों के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जिनको कैंसर हो चुका है और उनके अंदर जो हैं वो गांठें बनने लगी हैं, सेल्स बनने लगे हैं और वो तेजी से फैल रहे हैं उनकी बॉडी में। इसके संबंध में इलाज पे बात करेंगे। तो हमें इसके इलाज के संबंध में एक बात जान लेनी चाहिए कि चाहे हमारे जीवन को चलाने वाले तत्व हों, सेल्स हों, या हमारे जीवन को नष्ट करने वाले सेल्स हों, दोनों ही लाइव होते हैं, जीवित होते हैं। और कोई भी चीज जो जीवित है, शत्रु भी हमारा जीवित है, मित्र भी हमारा जीवित है, लेकिन कोई भी चीज जो दुनिया में जीवित है, हमको ये जान लेना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं से अपना भोजन लेती है। हमारे शरीर में जो सेल्स कैंसर्स के बन रहे हैं, जो कि गांठें बन रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं से भोजन ले रही हैं। और क्योंकि वो हमारे बॉडी में हैं, तो वो हमारे बॉडी से ही वो भोजन चुराती हैं। अब देखिए, जहां पे शत्रु होता है वहां मित्र भी होता है। तो हमारे शरीर में कैंसर बनने का सबसे बड़ा जो कॉजेज होता है, उस कॉजेज में जो पीछे से उसको बल देती है, जो भोजन देती है, तो हमारे फूड में दो तरीके के फूड जो हैं वो बनते पाए जाते हैं। पूरी मनुष्य जाति में सबसे ज्यादा इस चीज का चलन है कि वो बॉइल्ड भोजन खाता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी फूड हैं जो हम बॉइल्ड नहीं खाते, जैसे कि फ्रूट्स हैं, बॉइल्ड नहीं खाते। तो जो भी हम बॉइल्ड फूड खाते हैं, तो बॉइल्ड फूड जो है हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ाता है, हमारी बॉडी को एसिडिक करता है। और एसिड ही वो चीज है जो कि कैंसर के सेल्स को जो है वो भोजन देने का और बढ़ाने का काम करती है। दूसरी तरफ अगर हम अपनी बॉडी को कहें कि कुछ फूड्स हैं जो नॉन एसिडिक होते हैं, जिसमें से सलाद हो गया, इसमें आपका फ्रूट्स हो गए, जिसमें चने वगैरह आप मान सकते हैं इसको, ये भी एक बहुत हल्के से इसको बॉयल में गिना जाएगा। मूंगफली जब गर्म होती है तो अलग गिनी जाएगी, लेकिन जब वो कच्ची होती है तो वो अलग गिनी जाएगी। तो अगर हम इस तरीके के भोजन को लेना शुरू करें तो हम अपनी बॉडी को नॉन एसिडिक बना सकते हैं। सामान्यतः एक इंसान के स्वस्थ शरीर में 70% नॉन एसिडिक और 30% एसिडिक होना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ बॉडी होती है। लेकिन जितने भी मनुष्य हैं, इनके खान पान को इतने बिगड़ने के कारण अगर सभी की जांच की जाए तो उसके शरीर में एसिड की मात्रा जो है वो 90% हो चुकी है और नॉन एसिडिक मुश्किल से 5-10% बचा हुआ है। और ये सबसे बड़ा कारण है। तो यदि हम अपनी बॉडी को नॉन एसिडिक बना सकें, ऐसे भोजन, एक ऐसी डाइट के ऊपर निर्भर कर सकें जो कि नॉन एसिडिक हो, तो हम उस डाइट के माध्यम से कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो ग्रो अप होकर हमारे शरीर में गांठ का निर्माण करते हैं, हम उनको भोजन देने से रोक सकते हैं। और साथ ही साथ हम उन सेलों के निर्माण करने में भी नॉन एसिडिक फूड से सहयोगी हो सकते हैं कि जिनके निर्माण से ये जो सेल्स होते हैं कैंसर्स के, इन्हें वो किल कर सके, इन्हें वो मार सके। तो एक तरीके से ये डबल अटैक की बात है कि हम अपनी बॉडी पे जो है वो जो कैंसर से लड़ने के लिए डबल अटैक करें। तो हम डबल अटैक कैसे करेंगे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं, डबल अटैक कैसे करते हैं। तो ये जो डबल अटैक की कहानी है, इसको भी थोड़ा सा जानने और समझने की जरूरत है। डबल अटैक जो है वो केवल भोजन से नहीं होगा, लेकिन पहले हम थोड़ा भोजन के संबंध में, क्योंकि मैं आपको बता रहा था, थोड़ा जान लें। वो ये जरूरी है कि अगर हम अपने खाने को 70% जो है वो हम नॉन एसिडिक, यानी कि कुक्ड फूड, कुक्ड का मतलब होता है इसमें मसाले वसाले पड़ते हैं,
हम इनको ना यूज करें। 70% हम यूज करें, सलाद हो गया, स्प्राउट हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, इस तरीके की चीजें अगर हम यूज करें 70% अपने खाने में दिन भर में, और 30% केवल जो है वो हम कुक फूड ले सकते हैं। उसका भी कारण है कि हमें बहुत आदतें हैं, तो ये जो है हमारी बॉडी में स्टार्टली जो है वो अटैक का काम करेंगे। लेकिन क्योंकि बॉडी जब कैंसर से ग्रसित होती है तो उसमें कई तरीके के विकार आ जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है कि उसकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन से भर जाती है। जिस प्रकार की दवाइयां वो ले रहा है, जिस प्रकार के वो इलाज करा रहा है, या ऐसे कह लीजिए कि टॉक्सिन की ही ज्यादा मात्रा की वजह से ये कैंसर का आरंभ होना शुरू हुआ। इसके बारे में पहले एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि टॉक्सिन और कैंसर का किस तरीके का रिलेशन है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि फूड जो है वो किस तरीके का हो, ये तो हम आपको बता सकते हैं। स्टार्टली में थोड़ा सा आपको बता दिया, पूरा यहाँ पे बताना संभव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन फूड के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिसको हमें सहयोग में लेना पड़ेगा। वो और जो चीजें हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो हमें जो है इसको 5 तरीके से इस कैंसर के रोग के ऊपर अटैक करना है। 5 तरीके से, बहुत गौर से आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहला, अपने खान पान में परिवर्तन करके, तो फूड एक कारण हो गया। दूसरा, हमको जो है इसमें कुछ मसाज की जो है थेरेपीज की जरूरत पड़ेगी। वो मसाज थेरेपी के संबंध में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के क्या है। तो मसाज थेरेपी के हो गया। तीसरा जो है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से उसको सही मेंटेन करना है, उस ऑक्सीजन पे भी हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। उसके भी कारण और किस तरीके से क्यों किया जाता है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको चौथी चीज की जरूरत पड़ेगी, मेडिटेशन की। बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन अगर आपने नहीं किया और आपने बाकी सब उपचार शुरू कर दिए, तो बाकी सब उपचारों से हम ऐसा करेंगे जैसे कि हम गंदगी को निकालें। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया और आपने फिर एनवायरनमेंट जो आपका है, जिस कारण से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, आप क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में हैं, तो मेडिटेशन एक बहुत कारगर चीज होती है जो आपको थोड़ा सा नवीनता से आपके दिमाग पे शांति से जीने की कला सिखाए, जिससे आपकी बॉडी जो है फिर से ज्यादा टॉक्सिन नहीं बनाएगी। क्योंकि भोजन से भी ज्यादा टॉक्सिन जो है वो हमारे तनाव से पैदा होता है। और पांचवा जो चीज है वो बहुत खास है, और वो है एनवायरनमेंट। हम किस माहौल में रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश की भी कुछ अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, उन बातों को भी समझेंगे। तो इन 5 चीजों को बिल्कुल गौर से समझ लें। जब तक हम आप 5 चीजों को गौर से समझेंगे नहीं, तब तक आप इस कैंसर नामक बीमारी से मुक्ति नहीं पा सकते। तो इसको सुनना और जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम जानेंगे कि इसमें सेकेंड अटैक जो हम करेंगे वो करेंगे मसाज से। उसके पीछे के कुछ कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है जानना। कारण ये है कि हमारी बॉडी में बहुत तरीके के जो हैं वो टॉक्सिन्स जो हैं इकट्ठे हो चुके होते हैं, और हमारा ब्लड जो है वो कई तरीके से दूषित हो चुका होता है। तो पहला, भोजन पे काम इसलिए बताया कि जब आप भोजन लेना शुरू करेंगे इस तरीके का, तो आपका ब्लड जो है वो थोड़ा सा प्योरीफाई होना शुरू होगा, थोड़ा अच्छा होना शुरू होगा। उस ब्लड में थोड़ी सी नवीनता आएगी, जान आएगी। तो मसाज जो है वो एकदम नहीं शुरू करना है। कम से कम ये जो खाने का आपको हम बताएंगे डाइट चार्ट, उस खाने के डाइट चार्ट को 1 महीने तक लेने के बाद फिर आपको सेकंड स्टेज पे आना है, जिसको हम बोलते हैं मसाज। तो मसाज के संबंध में ये जरूरी है कि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हमने 1 महीने तक इसको सही नहीं किया, साफ नहीं किया, और हम मसाज कराने लगे, तो मसाज कराने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वही गंदे खून का होता रहेगा। तो ये गंदे खून से ही तो वो भोजन ले रहा है, गंदे खून से ही तो कैंसर के सेल्स और बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका पता लगा कि सही होने की बजाय कैंसर सेल्स को अपने और जान देना शुरू कर दिए। तो इसलिए
एक तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम पहले अपने शरीर पे काम करें, पहले अपने खून को अच्छा करें और उसके बाद मसाज शुरू करें। साथ-साथ मसाज किस हिस्से पे की जानी है, कितने प्रेशर से की जानी है, किस तेल से की जानी है, इसके भी कुछ कारण होते हैं। अगर सपोज़ दैट आपके किसी को कैंसर है, यानी गले का कैंसर है और आप उसके गले पे मसाज कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से उन सेल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते को डिस्टर्ब करते हैं, इस तरीके से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते पे आप उनको मारने के लिए हमला करेंगे, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मधुमक्खी को अटैक की तरफ बढ़ा देंगे, वो और तेजी से फैलेगी, अटैक करेगी। लेकिन मधुमक्खी को मारना है तो हल्के से उसके शहद की जो पीछे से जो रानी होती है, जहाँ से उसको सारी ताकत और आदेश मिल रहे होते हैं, वो रानी मक्खी को अगर हटा लो तो शहद के छत्ते से सारी मधुमक्खियाँ भाग जाएँगी। तो हम चाहते हैं कि शरीर में आप हल्के-हल्के तरीके से कैंसर को धीरे-धीरे उसके प्राण ले लें, ताकि आप ठीक हो सकें। नहीं तो होगा ये कि अगर आपने उसको एकदम छेड़ दिया, गलत तरीके से आपने मसाज कर दी, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मसाज में कुछ बातों का और भी ख्याल रखना होता है ना? जैसे शरीर के 3 गुणधर्म होते हैं, वात, पित्त, कफ। अब वात, पित्त, कफ जो हैं, ये हर आदमी नहीं समझता। थोड़े से जो लोग पुराने आयुर्वेद की नॉलेज रखते हैं, उनको ये पता होता है। तो वात, पित्त, कफ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अभी हमें गर्मी में मसाज करनी है, तो अगर गर्मी में हमें मसाज करनी है और हम सरसों के तेल से गर्मी में मसाज करेंगे, तो हमारे शरीर में फिर ईचिंग होने लगेगी, हमें दाने निकल सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गर्मियों में शरीर गर्म होता है। और उसी तरीके से गर्मियों में ज़्यादातर मसाज करनी है तो नारियल के तेल से कर सकते हैं, लेकिन अगर जाड़ों में करनी है तो फिर जाड़ों में आपको बादाम का तेल और ये सब चाहिए। वहाँ पे अगर आप करोगे नारियल के तेल से तो वो भी नुकसान करेगा। ठीक उसी प्रकार शरीर की भी अपनी एक प्रकृति होती है। मौसम के अलावा शरीर के भी अपने मौसम होते हैं। जैसे 3 मौसम जाड़ा, गर्मी, बरसात होते हैं, उसी तरीके से वात, पित्त, कफ हमारे शरीर के मौसम होते हैं। तो जब तक आपको ये पता ना हो कि आपके शरीर के मौसम क्या हैं, आपका शरीर के लक्षण क्या हैं, क्योंकि जिस तरीके से बरसात के लक्षण होते हैं, बादल बने रहते हैं, थोड़ा बरसात बीच-बीच में आती रहती है, थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है, उसी तरीके से शरीर के भी लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को जान के हम पता लगा सकते हैं कि हमारा शरीर किस लक्षण का है और उसके बाद हमें किस तेल से मसाज करनी है, कितनी करनी है, इसका भी एक पूरा विज्ञान है और जब तक वो विज्ञान पता ना हो, तब तक इसको नहीं करना चाहिए। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, हम चलेंगे मेडिटेशन के ऊपर कि मेडिटेशन की और साथ-साथ जो है आपके ऑक्सीजन की गुणवत्ता, ऑक्सीजन को बढ़ाना किस तरीके से होता है और फिर हम जानेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में। तो अभी हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीजन लेवल का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादातर जो हमारे ये सेल्स होते हैं कैंसर्स के, ये कैंसर्स के सेल्स को ऑक्सीजन पसंद नहीं होता। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो यदि शरीर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में ये सेल्स तेज़ी से बढ़ेंगे और आपकी गांठ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो सबसे ज़रूरी होता है इसकी सांसें घोटना। अब इसकी सांसें तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो घोटने का तरीका ये है कि हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएं। उस लेवल को बढ़ाने के लिए कई तरीके के छोटे-छोटे प्रयोग होते हैं, जिसमें योग के भी कुछ प्रयोग हैं और भी कई प्रयोग हैं, तो वो भी होते हैं। लेकिन उसको हम यहाँ पे इसलिए नहीं बताएँगे कि अगर हम उसको अभी यहाँ बता देंगे, तो उसमें आप लोग जो हैं बिना सोचे-समझे करने लग सकते हैं। लेकिन कई लोगों के जो हैं वो लंग्स में कैंसर होता है, किसी के पेट में कैंसर होता है, किसी के गले में होता है या और भी कई ऐसे तरीके के कैंसर। फिर उनकी स्टेजेस क्या हैं, किस स्टेज पे हो गया है, फिर वो ऐसा तो नहीं है कि कीमोथेरेपी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इन सब की जानकारी के बाद ही उसको किसी तरीके की जो स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं ऑक्सीजन बढ़ाने की, वो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें हल्की ब्रीथ लेना, अगर ऐसे करके जो हल्की ब्रीथ गहरी हल्की, गहरी हल्की, तो ये कोई भी मरीज सुबह और शाम बैठ के
10-10 मिनट, 15-15 मिनट से स्टार्ट करें और इसको लेना शुरू करें, तो धीरे-धीरे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लग जाता है। लेकिन मैंने कहा जैसे कि कुछ प्रयोग भी हैं जिससे तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उस प्रयोगों के संबंध में आप मुझे थोड़ा क्षमा करें, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे फ़ायदे से ज़्यादा ये डर है कि आप इसका नुकसान ले बैठेंगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को जल्दी होती है और ये एक नुकसान का विषय नहीं होता है। तो ऑक्सीजन हमें अपने शरीर में बढ़ानी बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ऑक्सीजन नहीं बढ़ाएँगे, तब तक चाहे हम खाना अच्छा कर लें, कुछ भी अच्छा कर लें, लेकिन हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे मेडिटेशन के बारे में, जो इसका चौथा पार्ट है। मेडिटेशन की ज़रूरत जो होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है चित्त को प्रफुल्लित रखने में। जैसे सेना भी होती है, तो जब वो युद्ध लड़ती है तो उसके साथ साथ कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसी चीज़ें भी बताते हैं कि सेना के पास तनाव कम हो तो वो अच्छे से लड़ पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा तनाव से भरी हो तो वो युद्ध नहीं लड़ सकती। यहाँ तक कि सैनिकों को युद्ध के दौरान शॉर्ट में नींद कैसे ली जाए, इसके भी प्रयोग कराए जाते हैं, ताकि उनका चित्त जो है प्रसन्न रहे। अब क्योंकि आज के दौर में मेडिटेशन के नाम पे हजारों लाखों लोग तरह तरह के मेडिटेशन करा रहे हैं, तो उन मेडिटेशंस में भी इस तरीके की थेरेपी का चुनाव करना, मेडिटेशन का चुनाव करना, जो कि आपके शरीर में जो आपके रोग हैं उसमें आपको मदद कर सके। अब ज्यादातर ऐसे हैं कि मेडिटेशन के नाम पे आप चले जाएं विपश्यना करने, तो विपश्यना की टेक्निक जो है वो आपको और तनाव से भर देगी। वो एक व्यक्ति को जिसको रोग हो उसके लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। ऐसे ही अगर आप अभी साक्षी की साधना करने लगें या थर्ड आई मेडिटेशन करने लगें तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे मेडिटेशन के संबंध में भी जानना जरूरी है, जो कि हर व्यक्ति सरलता से कर सके और उसको उसके ज्यादा लाभ हो। बहुत से लोग जो हैं वो इसमें योग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन शरीर में कई तरीके की दिक्कतें चल रही होती हैं। ऐसी स्थिति में शरीर हर तरीके के योगासन नहीं कर सकता, तो वो भी एक समस्या है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर इंसान आसानी से कर सकता है और करना ही चाहता है, और उसके कई लाभ हैं, और वो चीज है आपकी नींद का बेहतर होना। मेडिटेशन की तमाम टेक्निकों में एक टेक्निक है जिसको हम अपने यहाँ योग निद्रा नाम देते हैं। उस योग निद्रा में हम आपको बिना किसी तनाव के नींद में ले जाने की कला सिखाते हैं, और साथ ही साथ केवल नींद नहीं, एक तो हो गया कि नींद, एक होती है कि नींद में ऐसे प्रवेश किया कि पूरी जितनी देर की हमारी नींद है वो ध्यान बन गई। जब हम नींद के मार्फत ध्यान की कला सीखने लगते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहला, शरीर रिलैक्स होता है, दूसरा हमारी इम्यूनिटी पावरफुल बनती है। और शरीर रिलैक्स हो, इम्यूनिटी पावरफुल बने, तो ऐसे में जितने भी शरीर के रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी पूरी बॉडी जो है हमें सपोर्ट करती है। हमें एक एक सेल्स का सपोर्ट चाहिए। कैंसर एक ऐसा अटैक है जिसमें किला का गेट तोड़ के शरीर के अंदर सैनिक घुस आए हों। अब आपके शरीर के अंदर हैं, किले के अंदर जब सैनिक घुस आते हैं तो अलग तरीके का युद्ध होता है, किले के बाहर जब सैनिक होते हैं तो अलग तरीके का युद्ध होता है। तो बहुत सी मेडिटेशन की टेक्निकें जो आपको रोग नहीं हुआ उससे पहले काम आ सकती हैं, लेकिन वही टेक्निकें आपको जब रोग हो गया तो काम नहीं आएंगी। इसलिए इसमें योग निद्रा, अब योग निद्रा के भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लोग योग निद्रा के नाम पे अलग अलग चीजें कराते हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जिस योग निद्रा की बात कर रहे हैं, जिससे आपकी पूरी रात्रि को, पूरी नींद को ध्यान में कन्वर्ट किया जा सके, जब आप इन प्रयोगों को करते हैं तो आपको सर्वाधिक लाभ होते हैं। इसलिए ध्यान के बारे में भी बहुत से लोग सलाह तो दे देते हैं, डॉक्टर ये तो बता देते हैं कि आपको ध्यान की जरूरत है, लेकिन ध्यान कौन सा करना है, क्या करना है, इसके बारे में गाइडेंस ना हो तो ध्यान का जगत भी इतना बड़ा जगत है। जैसे कि मेडिकल स्टोर में बहुत दवाइयों के बीच जहर भी होता है,
ऐसे ही मेडिटेशन में भी इतने सारे मेडिटेशन हैं कि सही तरीके का चुनाव ना करने पे आपको पता लगा आपने जहर खा लिया। इसलिए ध्यान रखें, इन बारों में भी बहुत सोचने की, समझने की और ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान करना ही नहीं, ध्यान दे के करना है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, फैमिलियर एनवायरनमेंट के बारे में। तो फैमिली में दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। या तो वो तो ओवर कोऑपरेटिव, ओवर केयरिंग, या होता है कि ओवर निग्लेक्टिंग। अब अगर आपको ज्यादा केयर दी जाए, वो कैसे काम करती है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा केयर काम करती है कि कोई एक व्यक्ति खाना खाने जा रहा है या चाय बनाने जा रहा है। हमारे घर में भी ऐसे करते हैं लोग। तो चाय बनाने जा रहा है तो वो सबसे पूछ लेता है कि चाय पीनी है। अब स्थिति ये होती है, कभी कभी पूछते वक्त का चेहरा ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आप हाँ ही बोल दो। अब उस कंडीशन में ना बोलो तो सामने वाला नाराज, तो माहौल खराब, टेंशन। और अगर हाँ बोल दो तो शरीर खराब, जरूरत से ज्यादा चाय चली जाएगी। और अगर फेंक दो तो पैसा खराब। तो अब करे तो करे क्या? ये इसे कहते हैं ओवर केयरिंग वाला, है ना। कि अब ओवर केयरिंग ऐसी भी होती है, कई जगह मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक इलाज अच्छा होता है, हमारे हॉस्पिटल में आना भी चाहते हैं हमारे पास, लेकिन उनके घर वाले इतना प्रेमपूर्ण होते हैं, वो इतने नहीं डॉक्टर से ही इलाज कराएंगे। यहाँ तक कि वो कहते हैं जिस प्रकार हमारे देश में ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी होती है और उनके भाई लड़के पसंद करने जाते हैं। अब लड़कों को क्या पसंद कि किस तरीके की लड़की अच्छी है, किस तरीके का लड़का अच्छी है लड़कियों के लिए, वो तो अपने हिसाब से देखते हैं जाके। तो उसी तरीके से ऐसा होता है कि हम मरीज को नहीं चुनने देते कि वो किस डॉक्टर से सेटिस्फाइड है। जबकि सच बात ये होती है कि मरीज जिस डॉक्टर से ज्यादा सेटिस्फाइड है वही डॉक्टर उसको जल्दी ठीक करेगा। अगर डॉक्टर से सेटिस्फाई ही नहीं है तो कैसे वो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है? मरीज के अंदर एक उसके प्रति विश्वास पैदा नहीं होगा और तनाव के कारण टॉक्सिन बनते रहेंगे। तो एनवायरनमेंट का बहुत रोल है। उस एनवायरनमेंट में कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग शोर कर रहे होते हैं, लेकिन आप केयरिंग के कारण उनको नहीं कह पाते कि शोर क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एनवायरनमेंट की वजह से। तो सच बात तो ये है कि इसमें हर तरीके के रोगी को एक खास तरीके के एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। ये उसके केस स्टडी करके पता लगता है उसे किस तरीके के एनवायरनमेंट की जरूरत है। और अगर उसको वो एनवायरनमेंट घर में ना मिले तो उसको जरूरत होती है कि वो बाहर जाके अपना इलाज करे। कई बार डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि आप बाहर चले जाइए कहीं घूमने कुछ दिनों के लिए। वो एनवायरनमेंट चेंज करने का कारण होता है। तो एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत है। आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो वो भी गलत हो जाएगा, प्रेम भी अधिकता हो तो गलत हो सकता है। और फिर उसी एनवायरनमेंट में क्योंकि आपका ऑलरेडी आपका शरीर बीमार हुआ होता है, तो यदि आप माहौल चेंज नहीं करेंगे तो आप जो मैं भोजन बता रहा हूँ वो भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके के मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूँ आप वो भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके की मसाज की बात कर रहा हूँ कि किस टाइम पे कब कैसे लिया जाना चाहिए वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे घर में, हमारे घर का जो माहौल है उसको भी बहुत संवारने की, सजाने की, सहयोगी बनाने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा किसी तरीके से ना होता हो तो उसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो कैंसर्स को आप हरा नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। तो इसलिए इस बात को भी बहुत गंभीरता से आपको समझना चाहिए। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको शायद लगेगा कि थोड़ा अधूरी बताई। हमको पूरा डाइट चार्ट बता देना चाहिए था, हमको पूरी ऑक्सीजन की वो विधि बता देनी चाहिए थी, हमको मेडिटेशन भी बता देना चाहिए था। लेकिन मित्र, ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसको जो भी ऐसे बता दिया जाता है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। पहली बात तो सही से मानता नहीं, या फिर जो लोग मानने की स्थिति में होते हैं वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो बिना ये सोचे समझे कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है उसको ओवर ले लेते हैं। तो ये कहते हैं, हिंदुस्तान में एक पुरानी कथा है कि गुरु का ज्ञान वैद्य से दवा और किसी भी व्यापारी से जो वस्तु है
वो निःशुल्क नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई मुफ्त में दे रहा है तो उससे आपकी आत्मा मर जाती है। यदि आप वैद्य से दवा लेते हैं और मुफ्त में वो आपको देता है तो ऐसी कंडीशन में वैद्य की गुरु भी रुकती है और आप भी उस दवा को कई बार इस्तेमाल नहीं करते। गुरु के ज्ञान के साथ भी इसी का जुड़ाव है कि वो जो देता है आपको, उसके लिए आपको उसको कुछ भुगतान करना चाहिए। बिल्कुल इसी आधार पे और इसी चीज को नियम बनाते हुए, जहां ऑर्गेनिक खेती को हम नियम बना रहे हैं, वहां कुछ बातें भी हैं सनातन, वो उठाना बहुत जरूरी है। यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं और उनको पा पा के बहुत से लोग ज्यादा से बीमार पड़ रहे हैं। जैसे फूड के संबंध में बिना ये जाने बस टेस्टी फूड के वीडियो आ रहे हैं, आप बना के खाए पड़े हैं और आपको वो बीमार करते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल इसमें 3 तरीके से आपकी मदद कर सकता है। पहला, जो मित्र भी कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, वो हमारे दिए गए फॉर्म को जो हमने बनाया है, उस फॉर्म को पूरा भर के भेजें। उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी पूरी बायोग्राफी, उनका पूरा ही जो एनवायरनमेंट है उसके संबंध में, उनके खान पान के संबंध में हमें पूरे आइडियाज मिलेंगे और उसके बाद हम उनको समय समय पे कितने दिन में कितनी डाइट चार्ट, फिर उसके बाद कैसे मसाज, कैसा मेडिटेशन, ये हम उनको ऑनलाइन ट्रीट कर सकते हैं और उससे वो अपने घर बैठे उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग हों जो कि इनके घर का एनवायरनमेंट सही नहीं है और वो यहाँ भी नहीं आ सकते। ऐसे लोगों को फिर हम सलाह दे सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट कहीं अपने हिसाब से चेंज कर लें और जो उनको पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है उसको सही से फॉलो करें। तीसरे, वो लोग हो सकते हैं जो हमारे पास यहाँ आके रह के और इलाज कराना चाहते हैं। इन तीनों में अंतर इतना जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आके इलाज कराता है तो 3 से 6 महीने के बीच में हम उसको पूरे तरीके से क्योर कर सकते हैं, पूरी उसकी गांठ खत्म कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति दूर रह के करता है, अपने तरीके से सिर्फ बात सुन के करता है, तो उसकी अवधि थोड़ी लंबी हो सकती है। इसमें 8-9 महीने भी लग सकते हैं, कभी कभी इसमें साल, सवा साल भी लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप जान लें। कैंसर की जो स्टेजेस हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना समय। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर की स्टेज अभी स्टार्ट ही है तो 1-2 महीने में ही पूरे तरीके से उसको क्योर किया जा सके। लेकिन ये सारी बातें तभी संभव है जब हम आपके शरीर का, आपके मन का, आपके कैंसर का पूरी स्टडी कर लें और उसके बाद ही हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो हमारी एडवाइस आपको मिले इसके लिए ज़रूरी है आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करके हमको भेजना पड़ेगा, जिसका निश्चित बता रहा हूँ मैं शुल्क भी है। शुल्क भी हम ले रहे हैं, ज़रूरी है हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए भी और आपके लिए भी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके पास समझ है तो आप अपने रिस्क पे उसको अपने तरीके से कैसे क्या आपको करना है वो आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। लेकिन हम आपको केवल उतनी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें हम अपने आप को कभी दोषी न कह सकें कि हमारी इस जानकारी के कारण किसी को कोई दिक्कत हुई। मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं हमारे इस हृदय को समझेंगे जो हमें इलाज करते वक्त ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अंदर से बहुत मन होता है कि मुफ्त में बांटें, लेकिन अनुभव ये कहता है कि मुफ्त का सलाह न तेरे काम की न मेरे काम।